इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब तो हो गया था ना। तो कोई डिफाइन कर सकता है चार्ज को? चलो कौन डिफाइन कर रहा है चार्ज को? बोलो, कौन बोल रहा है चार्ज? चार्ज के डेफिनेशन को कौन डिफाइन कर रहा है? ये सब हो गया था ना, हो गया था ये सब, ये नहीं हुआ था। तो चार्ज के फंडामेंटल प्रॉपर्टी डेफिनेशन तो हो गया था ना। कौन बता रहा डेफिनेशन? सच्ची बोल भाई। फ्रॉम द मैटर, ठीक है, बाकी लोग पढ़ के नहीं आते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिना एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट द रेस्ट। ये तो पढ़ लिए थे ना, बैठ जा भाई, बैठ गया ना। कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, छोटी छोटी चीजें। इसका नोट्स मिला है क्या आप लोगों को? नहीं मिला? ग्रीक द फर्स्ट नोटिस द इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द रबिंग एम्बर। एम्बर समझते हैं? एम्बर एक मटेरियल है, ठीक है। द ग्रीक वर्ड एम्बर इज अ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले नोटिस करने वाले लोग कौन थे? ग्रीक वाले लोग थे। और वहां पे जो एम्बर होता है ना, एम्बर एक मटेरियल होता है, ठीक है। उस मटेरियल को वहां पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे एक और स्टोरी भी है, वो स्टोरी मैं फिर कभी सुनाऊंगा इसके बारे में। इलिशिया एक जगह है, ठीक है, वहां के बारे में बताऊंगा। तो जब पढ़ेंगे तब उसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे अपन, तो अभी प्रेजेंटली वहां तक नहीं चलते हैं। इरेज एवरीथिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके हम तो समझ गए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर में ही होता है ऐसा ना। तो कुछ चीजें जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे, उस चीजों को मैं दिखा रहा हूं। क्या इस चीज को देखें आप कभी डेली लाइफ? अरे मिस्टर बीन के उसमें देखे होंगे आप, है ना, उसमें दिखाता है, ठीक है। इसको तो आप देखे होंगे ना जनरल लाइफ में। और ये देखें बलून वगैरह जो चिपकाते हैं अपन सब, ये सारे एग्जांपल्स किसके पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जांपल है। मतलब ऐसा आप जो हो रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक। तो सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस केसेस? एग्जैक्टली यहां पे क्या हो रहा है पता है? नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर। ये क्या? एक सर्कल, एक स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है सर? पता है ना, 2D और 3D का फर्क पड़ता है। फुटबॉल इज ए स्फीयर, इट इज अ वन टाइप ऑफ स्फीयर। जब भी, अच्छा कुछ चीजें जो आपको आगे पढ़ोगे, मैं अभी से क्लियर करता चला जा रहा हूं। जब कोई स्फीयर को आप चार्ज करते हो ना, तो चार्ज जब उस पर आएगा ना, तो चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? कि अगर मान लो इसके पास 10 कूलम चार्ज दे रहा हूं ना, मैं बताता चला जा रहा हूं, समझते चले जा रहा हूं। अगर 10 कूलम दूंगा ना, तो 10 इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अगर मान लो नंबर ऑफ चार्ज अगर 10 होगा ना, तो 10 इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा? इसके पीछे का रीजन बताता हूं, सुन लो। हम दो तरीके के क्या करते हैं? स्फीयर यूज करते हैं। एक होता है होलो स्फीयर, एक होता है सॉलिड स्फीयर। डिड यू नो दैट द होलो स्फीयर किसको बोलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल इज वन टाइप ऑफ होलो स्फीयर। और जो अपन क्या बोल सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग जो बॉल होगा ना, जैसे लोहे वगैरह का जो अपन फेंकते वगैरह, तो वो क्या होगा? सॉलिड स्फीयर। अब अगर मान लो ये चीजें आपको आगे काम आएंगी, तो मैं अभी से क्लियर करता चला जा रहा हूं। ये एक होलो स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर है होलो स्फीयर, ठीक है। अब मैं इस होलो स्फीयर को क्या किया पता है? दो चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? दो चार्ज दिया, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज आएंगे इसके अंदर। सपोज यहां पे एक आ गया और एक यहां पे आ गया, दो पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड ऑफ द होलो स्फीयर। तो क्या होगा पता? ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। पता है ना, लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टुगेदर। तो रिपेल करने के कारण ये कहां आ जाएगा? इसके आउटर सरफेस पे, और ये कहां आ जाएगा? इसके आउटर सरफेस पे। और दोनों क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर मान लो इसके जगह पे मैं क्या करता हूं, 4 दे दूंगा, तो ये क्या होगा? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। लेकिन ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको रिपेल और ये इसको रिपेल, तो सब कहां आ जाएंगे? इसके आउटर मोस्ट सेल में। मतलब आउटर मोस्ट सरफेस में, नॉट ए सेल। सेल का मतलब ही होता है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर को ही शेल बोलते हैं, ध्यान पे रखना इस बात को। तो अभी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, मैं क्या बताना चाहता हूं? बताना ये चाहता हूं कि अगर होलो स्फीयर है ना, तो उसके इनसाइड द नेट चार्ज बिकम्स 0। उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्यों चार्ज नहीं होता है होलो स्फीयर के अंदर? क्योंकि जो भी चार्ज उसके अंदर जाता है वो आपस में रिपेल करता है, और कहां जंप करता है? आउटर मोस्ट सरफेस में। क्लियर है मेरी बात? तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। मतलब कहने का मतलब, अगर कहीं पे भी कोई चीज अगर क्या होगा? होलो होगा ना, तो उसके अंदर चार्ज क्या वैल्यू कितना होगा? 0, ठीक है। नेट चार्ज बिकम्स 0। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है।
सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। तो हम क्या किए, एक स्फीयर ले ली। स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है। हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होता है कि भैया ये आधे 10 दे दियो तो ये बराबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी जगह खाली है, ऐसा नहीं होता। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ गया, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या चीज है, क्लियर ना। चलो, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस बॉडी होल्डिंग द चार्ज ऑन द सरफेस। ये बॉडी अपने सरफेस पे क्या किया, चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ। होल्ड करके रखा, क्यों रखा हुआ, हो सकता है कि कंडक्टर, देखो इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। ये इंसुलेटर भी हो सकता है, इंसुलेटर अपने अंदर चार्ज को रख सकता है लेकिन वो अलाउ नहीं कर सकता। कंडक्टर होगा तब भी वो चार्ज रख सकता है, लेकिन कंडक्टर चार्ज को एटमॉस्फेयर में लीक नहीं करता। लीक नहीं करने का मतलब, लीक समझते हो, लीकेज। जैसे वाटर में, जैसे टंकी में पानी को फ्लो करते हैं ना, तो ओवरफ्लो नहीं करना, पानी कहां चला जाता है, बाहर गिरता है। तो चार्ज इसमें भी लीकेज होता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या चाहिए होता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायरमेंट होता, जो इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे पढ़ोगे आप। तो जैसे हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, इसके आउटरमोस्ट सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन किस कंडीशंस में, अगर ये इंसुलेटर है तो चलेगा, लेकिन अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब अगर ये कंडक्टर है तो उसमें दो केसेस आएगा, ठीक, कि ये आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब समझते हो, यस और नो, यस और नो। आइसोलेटेड का मतलब होता है इंडिविजुअल, अकेला, उसके आसपास कोई ना हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। अगर ये आइसोलेटेड है तभी अपने अंदर चार्ज को होल्ड कर सकता है, ठीक। दिस चार्ज आर नॉट मोशन बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस। ये चार्जेस क्या कर सकते हैं, मोशन नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, अगर ये इंसुलेटर है तो वैसे नहीं जाएगा। अगर कंडक्टर है तो कंडीशन ये कि वो आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर कंडक्टर है, अगर वो आइसोलेटेड नहीं है, उसके पास एक और कंडक्टर है, तो यहां से क्या होगा, धीरे धीरे यहां पे जाना चालू करेगा बाय यूजिंग इंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज डेवलप होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन। वो पढ़ोगे थोड़ा डिटेल्स में तो याद रखना। लेकिन अगर ये कंडक्टर है तो उसको कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड, आइसोलेटेड होना चाहिए, आसपास कोई भी कंडक्टर उसके पास नहीं होना चाहिए। तो इतनी सी बात क्लियर है। तो हम जो दो चीजें आप हमेशा पढ़ोगे चार्ज के बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि चार्ज एक कंडीशन में रेस्ट में है और एक कंडीशन में चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब यही होता है कि आउटर सरफेस में चार्ज क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेशनरी चार्ज और स्टेशनरी सरफेसेस। क्लियर, इतनी सी बात। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ दिस चार्ज आर कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। इस चार्ज को अगर आप स्टडी करोगे ना तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपन। अगर ये चार्ज मूव कर रहा होगा, उसको स्टडी करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बोलते हैं। क्लियर, इतनी सी बात। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक इसको देखे होगा कभी आप लोगों ने, कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, है ना, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। जैसे टर्मिनल का मीन क्या होता है वो भी बता दूं, आपने इसको देखा है क्या कभी, देखा है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको दो टर्मिनल दे देते हैं, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल और एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन इज द वन टाइप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स, है ना। अब एक कॉपर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड है, यहां पे लिखा हुआ वैसे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा, तो ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है कि मोशन में है, नहीं, ये डिपेंड किस पे करता है, इस कॉपर पे, इस मटेरियल पे डिपेंडेड है। और ये क्या कर रहा है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, वो कंडक्ट करता, वो इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता कि तू मूव कर, ठीक है। तो यहां पे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अलाउ करेगा मूव करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं रेस्ट नहीं बोल सकता, इसको क्या बोल सकता हूं, मोशन। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टडी करूंगा ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर नहीं आएगा। समझ में आया मेरी बात। तो वही चीजें लिखा है, दिस चार्ज आर मोशन। ये चार्जेस किस कंडीशंस में, मोशन कंडीशंस में। स्टडी ऑफ दिस चार्ज आर कॉल्ड डायनेमिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है मेरी बात। लेकिन इसमें भी दो तीन केस को और पढ़ेंगे आगे चल के। तो रेस्ट और क्या बोलते हैं, मोशन, दोनों क्लियर हो गया। रेस्ट का मतलब कहीं पे होल्ड होगा, तो उसको स्टडी करेंगे तो अपन क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मोशन को अपन पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे। चलो वेरी गुड। सो द डिफरेंस बिटवीन, इसके बीच कुछ डिफरेंसेस है, उसको देख लो, फिर बाकी मैं बताता हूं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द चार्ज आर स्टेशनरी और एट रेस्ट, व्हेन द चार्ज इन मोशन, दो कंडीशंस है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस तो पता ही होगा ना। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में लास्ट क्लास में बात किया था। व्हाट इज अ चार्ज, बताया था ना।
डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या था? चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा कुछ और चीजें वो भी आप ध्यान रख लेना। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द कॉजेज इज एक्सपीरियंस द फोर्स। कैसे? तो देखो ये क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता, क्लोजेस द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। मान लो मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल दो तरीके से हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल होगा या तो क्या होगा, चार्ज होगा। न्यूट्रल होगा मतलब वो ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता ना लूज करना चाहता, वो दोनों कंडीशंस, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स इसको बोलते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये क्या, एक चार्ज्ड पार्टिकल। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मींस इसके पास या तो एफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की या डेफिशिएंसी होगी, या इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, दोनों ही कंडीशंस में चार्ज होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो अब इसके पास ये एक्साइटेड मोड में, क्योंकि ये चार्ज्ड है, ठीक है। अब इसके कांटेक्ट में मैं अगर कोई दूसरे पार्टिकल्स को अगर लेके जाऊंगा ना, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस पे अगर एब्सेंस होगा तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशंस में क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो उसी डेफिनेशन को एक डिफरेंट तरीके से बोला, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस। किस कारण से वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मैटर। क्लियर है? तो एक डेफिनेशन ये भी आप याद रख लेना, थोड़ा अच्छे लेवल का डेफिनेशन है। बाकी तो क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें, ये पढ़ रखे हैं हम लोग। ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इट इज अ लाइक चार्जेस, ये हमेशा क्या करेगा, रिपल करेगा एक दूसरे को। चलो, द फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉल्ड चार्ज। ये दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये अट्रैक्शन में भी फोर्स लग रहा है और रिपल्शन में भी फोर्स लग रहा है। जिस फोर्स के जिसके कारण ये फोर्स लग रहा है, उस कारण को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। क्लियर है? तो चार्ज कोई सब्सटेंस है क्या, कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक एनर्जी है। यार फोर्स लग रहा है, एनर्जी रहेगा तभी तो फोर्स लगेगा ना। तो इस चीज को समझ लेना, बाकी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। चार्ज क्लासिफिकेशन, देखो चार्ज का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ था। कितने तरीके से हुआ था, दो तरीके से। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुने हो, किसने किया था? चलो इसके बारे में थोड़ा बताता हूं, ठीक है। जो चार्ज के जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना, किसके बारे में, चार्ज का जो क्लासिफिकेशन हुआ था एग्जैक्टली बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक जगह जिसका नाम है इलिशिया। क्या नाम है उस जगह का, इलिशिया। इलिशिया घूमने गए थे, तो वहां पे जैसे यहाँ पे बताया ग्रीक ना, तो वो एग्जैक्टली इलिशिया गए थे घूमने के लिए। तो वहां के लोग क्या करते, अच्छा बताओ, दुनिया का वो पहला इंसान जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, आप में से इलेक्ट्रिक शॉक लगा किसी को? इलेक्ट्रिक शॉक कभी शॉट मारा है आपको? नहीं मारा है अभी तक, कभी नहीं मारा। कितने लोगों को मारा है ना, लड़कों को तो मारेगा, वो एक्सपीरियंस तो किए होंगे। तो इलेक्ट्रिक शॉक, तो दुनिया का वो पहला इंसान कौन होगा जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो? वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। क्यों लगा था, उसके पीछे का रीजन बताता हूं, सुनो। एग्जैक्टली क्या होता था कि पहले जो साइंटिस्ट होते थे ना, वो साइंटिस्ट कम बिजनेसमैन ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। जैसे नोबेल प्राइज मिलता है ना, तो मैडम क्यूरी, ये सारे लोग ना बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। कोई भी एक नया इन्वेंशन कर लिए, खुद के नाम पे पेटेंट कर लिया और लाखों करोड़ रुपया कमाते रहो। तो एक बार क्या हुआ कि ये कहीं टहल रहे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उनको दिखा कि बादल कहीं पे गरज रहा है, और बादल गरज के जहां पे गिरा ना, तो जमीन पूरी काली हो गई। और ये ऑलरेडी फिजिसिस्ट थे, और शायद ये आर्मी उर्मी में कहीं फिजिसिस्ट थे। तो इनको लगा कि यार क्या वो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जो जमीन को एकदम काला कर दिया। तो इनको लगा कि इस एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, इसको किसी और फॉर्म में इंप्लीमेंट में लाया जा सकता है। तो वो क्या किए कि खोजने लगे कि उसमें उस बादल को पकड़ना चाहता हूं। तो अब उनको अब बादल मिलता है क्या तुमको? फिर वो कैसे करते, वो ढूंढते रहे। तो किसी ने बताया कि उस जगह पे जाओ, वहां बादल बहुत गरजता। बताओ भारत में ऐसा कौन सा जगह जहां बादल ज्यादा गरजता? बादलों का देश किसको बोला गया है? मेघालय। हाँ, मेघालय इंडिया में, फॉरेन में मेघालय तो आएगा नहीं ना बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो वो कहीं जाकर ढूंढ रहा था, तो उसको बादल चाहिए था। तो बादल तो मिल गया, लेकिन बादल को अपने तक लाना था उसको। तो वो क्या किए, वो एक जो काइट होता ना, पतंग, उसके के किनारे पे एक स्पून समझते हैं आप, चम्मच को बांधे और उसको हल्का चलाओ। कई लोग बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि चम्मच कैसे उड़ेगा, तो लाइट है ना, तो उसको बांध के उड़ाते रहे तो बारिश जब गिरता है, जब बादल कब गरजता है, मोस्टली धूप में गरजना चालू करता है क्या? जब हल्की बारिश होती तब।
और बारिश गिरने के कारण क्या होता है कि जो धागा है वो हल्का सा क्या होगा, गीला हो जाता है। तो जहां बादल गरज रहा है, अगर बादल के कांटेक्ट में अगर वो स्पून आ गया तो उस करंट को क्या करता है, कंडक्ट कर देगा, और जो उड़ा रहा है उसको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, लगेगा ना। तो दुनिया का पहला वो इंसान जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कुछ मैं ये नहीं बोला कि बारिश में पता, तेरे को पता होगा कि बादल जब गरजता है तो लाइट क्या होता है, बरसात होती है, ठीक है, पहला। तो अब लाइट बरसात में, अभी अपन कई बार पतंग उड़ा रहे हैं, अचानक बारिश हो गई तो क्या तुरंत पतंग नीचे आ जाता है क्या, कि थोड़ी देर तक रहता है वहां पे? फर्स्ट डाउट क्लियर। सेकंड, हाँ सबको पता है, सबको मटेरियल का तो क्लासिफिकेशन हो गया था ना, ऑन मटेरियल का तो क्लासिफिकेशन हो गया था ना। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का खोज नहीं हुआ था, लेकिन कंडक्टर इंसुलेटर तो पता था ना। वो पहले ऐसा नहीं कि पहली बार में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि क्या स्पून को बांधे और उड़ाना चालू कर दिया। ऐसा हुआ होगा कि कई बार उड़ाना चालू किया, लेकिन उन तक वो पहुंच नहीं रहा, और पहुंच रहा तो उतने अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पा रहा। तो उनको लगा होगा कि यार कोई कंडक्टर में उसे, डायरेक्टली कंडक्टर तो नहीं लगाया होगा, हो सकता है पहले प्लास्टिक लगाया होगा, फिर बहुत बार प्लास्टिक लगाने के बाद उसको लगा होगा कि कंडक्टर लगा के देखता हूं। बात समझ में आया? तो एक बार एक एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट कभी नहीं आता, उस एक्सपेरिमेंट को लॉट्स ऑफ टाइम करते हैं तब उसका रिजल्ट अपने तक पहुंच गया था। क्लियर है मेरी बात? लेकिन हम जब इस स्टोरी को समझा रहे हैं तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ना, हम एक तो नहीं बोल देंगे ना यार उसने 5 बार उड़ाया था, 6वीं बार में उसको शॉक लगा था तो हम 6वीं बार का रिजल्ट लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ये कॉमन सेंस की बात है, इसको आप सोच सकते हो, और आपके सिलेबस में दूर दूर तक ये सारे क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे, जो पढ़ा रहा हूं वही आए। क्लियर है मेरी बात? तो ये कॉमन सेंस से खुद भी सोच सकते हो कि यार बारिश, अब खुद सोचना बारिश में पतंग कैसे उड़ता होगा, अब एकदम भारी, अब इतना तो कॉमन सेंस होगा ना यार कि भारी बारिश है। कभी ऐसा देखे हो कि हम कब पतंग कब उड़ाते हैं? मोस्टली धूप में, गर्मी के समय उड़ाते हैं, ठंड में उड़ाते हैं, ठंड के समय उड़ाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप पतंग उड़ा रहे हो और बारिश आ गया हो? ऐसा हुआ? अरे अभी बीच में देखा था, मैं छत पे बैठा हुआ था, वहां कुछ लोग उड़ा रहे थे, अचानक बारिश हुआ, फिर भी कुछ हीरो लोग उड़ा ही रहे थे बहुत देर तक। तो फिर तो ये भी एक किसका रीजन हो सकता था ना। तो अब इसके पीछे हम क्या लॉजिक ढूंढेंगे? हम स्टोरी पे जाएंगे और हम ये देखेंगे वो आदमी का कॉन्सेप्ट क्या था, वो पकड़ना क्या चाहता। तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला पहला इंसान कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और क्लासिफिकेशन करने वाला भी बंदा कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था? जो एलिशिया था वो माइका, जो माइका यूज करता है ना, माइका को क्या करते थे बच्चे, रब करते थे और कागज के पार्टिकल को उठाते थे, ठीक है। तो वहां पे क्या किए, ये वो सब्सटेंस को, दो डिफरेंट सब्सटेंस को लिए और उठाते थे, मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंस ए और बी लिए और इन दोनों को रखे और छोटे छोटे जो कागज के पार्टिकल है इनके पास लाए, इनके पास लेके आए, ठीक है। तो ए क्या करना चालू किया कि ये उठाना चालू करती है, ये उठाना चालू करती है। तो अब ये तो वहां पे एक्सपेरिमेंट था, तो अब इनको इनका क्लासिफिकेशन करना था कि यार ये क्यों उठा रहे हैं, रीजन तो बताओ कि उठा क्यों रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि हो सकता होगा कि जब रब करता है, जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़े थे, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और एक के पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो अब ये अपने आप को फुलफिल करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बात समझ में आया? तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है, ज्यादा है, ठीक है, और इसके पास क्या है, डिक्रीज कंडीशंस में कम है, ये एफिशिएंसी है और डेफिशिएंसी है, तो ये बताओ जब मैं इसको कागज के पास लाऊंगा तो ये उठाएगा कि दोनों ही उठाएंगे, कि एक अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिपल करेगा? सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं कि दोनों को मैंने रब किया और एक क्या होगा नेगेटिवली चार्ज हो, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा है, और एक क्या है पॉजिटिवली चार्ज हो, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब मैं कागज के पार्टिकल के पास इसको लेके आ रहा हूं और इसको लेके आ रहा हूं, तो इनमें से कौन रिपल करेगा और कौन अट्रैक्ट करेगा, कि दोनों रिपल करेगा कि दोनों अट्रैक्ट करेगा? क्यों दोनों अट्रैक्ट करेगा? कौन सेकंड बॉडी न्यूट्रल है? ये वाले न्यूट्रल से, ये न्यूट्रल, तो इसके पास तो है चार्जेस, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही कंडीशंस में क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट और रिपल कर रहा है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स करके ला दूं तो, अभी मैंने रब किया ना, रब किया तो देख रहा हूं कि ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब दोनों को मैं मिक्स करके ला दूं तो क्या होगा, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स्ड हो गए ना। तो इसी बेसिस पे ना उन्होंने सोचा कि यार हम जब इंडिविजुअल लेके आ रहे हैं तो एक अट्रैक्ट कर रहा, दूसरा क्या कर रहा, रिपल कर रहा, जब दोनों को साथ में ला रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आप ये बताओ पूरे यूनिवर्स में ऐसे दो चीजों का नाम बताओ जिनको आपस में जोड़ देते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, मतलब नो रिएक्शन, दैट इज अ प्लस और माइनस, मतलब प्लस 10 लूंगा और माइनस 10 लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो इट बिकम्स 0। बात समझ में आया?
तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या बोला, एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस। क्लियर है मेरी बात? तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ था कि पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा? पहले उन्होंने भी रब किया, ये देखा ये अट्रैक्ट और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को साथ में जोड़ दिया तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हो रहा। तो पूरे यूनिवर्स में से दो टर्म्स को जोड़ने के बाद उसका रिएक्शन जीरो किस में होता है, प्लस और माइनस, इसीलिए क्लासिफिकेशन हो गया प्लस और माइनस। क्लियर है? और पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन लास्ट टाइम लिख चुके हैं ना अपन, तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस व्हिच आर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, हो जाएगा डेफिनेशन फर्स्ट। सेकंड, मैंने एक फ्रिक्शनल ऑर्डर बताया था, कितने लोगों को याद है प्लीज रेज योर हैंड। एक फ्रिक्शनल ऑर्डर बताया था 15 एलिमेंट्स का, फर, फिनाइल, सीलिंग वैक्स, याद है? नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? पढ़ना चाहिए था ना, पढ़ के आना चाहिए। वो 15 को अगर याद रखोगे ना, तो अब बताओ मेरे को एक बात, उसमें फर था और क्या था, ग्लास था, है कि नहीं? अगर इन दोनों को रब करता हूं तो कौन पॉजिटिवली चार्ज और कौन नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो इसका सेकंड एग्जांपल में आप यहां पे लिखेंगे, व्हेन रबिंग विद फर विद द ग्लास, फर आर पॉजिटिवली चार्ज एंड ग्लास आर नेगेटिवली चार्ज। तो सेम डेफिनेशन यहां पे भी लिख लेना आप। थर्ड, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज को मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? अब समझो ये क्या है, मैच बॉक्स देखे, माचिस का डब्बा देखे है ना? चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये उसके क्या है, स्टिक्स हैं, ठीक है? अब मैं इस स्टिक्स को ना इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको, इलेक्ट्रॉन, ठीक? अभी 4 स्टिक्स है, अब इसका मैंने मास निकाला, इट बिकम्स 10 ग्राम, कितना मान लो, 10 ग्राम। क्लियर? अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, अब क्या हो सकते हैं इसमें, दो केसेस हो सकते हैं। केस फर्स्ट, एक में केस फर्स्ट और केस क्या होगा, सेकेंड। अब आपको चूज करना है केस फर्स्ट और केस सेकेंड, और यहां पे जो है ना कितने थे, 4 थे ना, मैंने कुछ और दे दिया, और इसमें 4 थे ना, मैंने कुछ निकाल दिया। तो यहां पे एफिशिएंसी और यहां पे क्या, डेफिशिएंसी, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि मैंने स्टिक्स को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स में एक एक स्टिक को मैंने एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लिया, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन अज्यूम किया, और इसको दो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या तो स्टिक्स बढ़ जाएंगे या तो स्टिक्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यार इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाना किसको डिफाइन करता है, नेगेटिव चार्ज। किसको बताता है, नेगेटिव चार्ज बोलता है ना, नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कम हो जाना क्या बोलता है, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है यहां पे? चलो अब बताओ, इसका मास 10 ग्राम, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स्ट्रा आ गया, एक स्टिक ज्यादा आ गया, तो इसका मास क्या हो जाएगा, 9 ग्राम। इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? पहले तो 10 ग्राम था, अब उसको नेगेटिवली चार्ज किए तो उसका मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना। पहले 10 था तो हो सकता है कि 10.5 हो जाए। समझ में आया मेरी बात? अब उसको मैं पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, मींस इलेक्ट्रॉन से यहां से निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल, तो अब इसका मास क्या होगा, पहले 10 था, हो सकता है 9.5 हो जाए। बात समझ में आया? तो क्या सीखी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई पार्टिकल को आप नेगेटिवली चार्ज करते हो तो उसका मास इंक्रीज होता है, और उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हो तो मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चंस में आएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पे ध्यान देते हैं। 4 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। क्लासिफिकेशन में पॉजिटिव चार्ज और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन इज सेड हैव अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखना, इनका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे क्या हो, नेगेटिव हो, है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्यू का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, एक मिनट, चलो यहीं पे बता दे रहा हूं, ध्यान पे रखना। जो चार्ज होगा ना क्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों पर चार्ज का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चाहे वो पॉजिटिव होगा, क्यों ऐसा क्यों, दोनों का वैल्यू सेम क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझ में आया? अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तब भी उस पर चार्ज का वैल्यू 1.6 होगा, और नेगेटिव चार्ज है तब भी उस पर इतना ही होगा। और चार्ज का एसआई फॉर्म में यूनिट क्या होता है, कूलम। याद रहेगा क्या होता है, कूलम। और सीजीएस में ये एसआई फॉर्म है ना,
और सीजीएस में इसका फॉर्म होता है स्टेट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टेट, एसटी कूलम भी बोलते हैं और स्टेट कूलम भी बोलते हैं, स्टेट कूलम। ध्यान रखना, ध्यान रहेगा। चार्ज का एसआई फॉर्म में यूनिट कूलम और सीजीएस फॉर्म में क्या होता है? स्टेट कूलम। दोनों में रिलेशंस भी बता दूंगा, लेकिन अगर चार्ज अगर कहीं भी बोला तो ये एलिमिनेटरी वैल्यूज है। एलिमिनेटरी वैल्यूज मतलब द लोएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 to the power minus 19। इससे चार्ज का वैल्यू लो नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसको ऑर्बिटरी और एलिमिनेटरी फंक्शन बोलते हैं। ऑर्बिटरी और एलिमिनेटरी पार्टिकल बोलते हैं इसको, याद रहेगा। वर्ड लिखवा के दे दूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां तक समझ में आ गया ना? चलो, ये दिख गया 1.6 into 10 to the power minus 19। और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्यों है चार्ज? मतलब स्केलर किसको बोलते हैं? स्केलर के लिए क्या है? स्केलर किसी भी क्वांटिटी को मैं स्केलर और वेक्टर बोलूंगा। पैरामीटर क्या है? ध्यान रखना, अगर कोई चीज, अगर कोई क्वांटिटी होगा ना, कोई क्वांटिटी होगा, हम इस पे बात कर चुके हैं क्या पहले? नहीं बात की है ना, तो ध्यान रखना, चीजों को समझो। मैग्नीट्यूड सबसे पहले क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। सेकंड क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। थर्ड क्या होना चाहिए? वेक्टर सम। ये सब आप शायद 11th में पढ़े होंगे, क्या होता है? वेक्टर सम। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट कब वेक्टर कब स्केलर होगा, उसका पैरामीटर ये है, ठीक है। इन तीनों में से कोई अगर दो किसी के पास, तीनों किसी के पास है तो वो वेक्टर है। तीनों किसी के पास है तो क्या होगा? वेक्टर होगा। क्लियर है मेरी बात? अगर कोई दो होगा तो वो होगा टेंसर, अगर कोई एक होगा तो वो होगा स्केलर। ठीक है, बात समझ में आ गया? नहीं सब टेंसर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? अरे पढ़े ना, क्या नाम है, 11th में रोटेशन मोशन में पढ़े होंगे आप। क्या पढ़ोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। हर क्लास में कुछ बेहतर कुछ नया सिखाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस वेक्टर है तो उसका पैरामीटर ये तीनों होना चाहिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और वेक्टर सम को भी फुलफिल करना चाहिए। अगर वो तीनों को फुलफिल करता तो वेक्टर होगा, अगर कोई दो को फुलफिल करता तो टेंसर होगा, अगर वो एक को फुलफिल करता तो क्या होगा? स्केलर होगा। अब रही बात चार्ज की बात, चार्ज एग्जैक्टली क्या है? चार्ज एग्जैक्टली क्या है? अगर कहीं पे मैं बोलूंगा यार 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोलूंगा? 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया कि Q प्लस 10, ये जो E है इसके जगह पे क्या आ जाएगा? E। और E का वैल्यू क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इट इज अ टोटल, एक नंबर को डिफाइन कर, किसको डिफाइन कर रहा है ये? टोटल एक नंबर। और नंबर क्या होता है? नंबर सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो इसीलिए ये क्या हो गया? स्केलर। बात समझ में आ गया? डायरेक्शन किसका देखते हैं? वो करंट में आएगा, डायरेक्शन वाली बात, ठीक है। तो चार्ज एग्जैक्टली क्या है? अरे बोलते हैं ना कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास, और दो सब्सटेंस है, दोनों को रब किया, इसमें से 15 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 15। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? नंबर आ रहा ना, नंबर ही आ रहा ना। मैं मार्केट जा रहा हूं, कितना किलो चावल लाना, तो नंबर आ रहा ना। नंबर क्या बताता? मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड है वो इसका। क्लियर है? कहीं पे डाउट किसी को? पूछो, कहीं पे भी डाउट हो तो बिंदास पूछो, लेकिन लॉजिक क्वेश्चन पूछना, ठीक है। बारिश में क्यों हो रहा था, वो ऐसा इनलॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए क्लास। बाकी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर सम देखो, वेक्टर सम ये आप पढ़े हो, आप ऐसे ऐसे नहीं पढ़े हो तो 11th का बैच भी ज्वाइन कर लेना 1 महीने के लिए, ठीक है। ये क्या होगा कि अगर P है, ये Q है, ये R है, अगर यहाँ पे अल्फा डिग्री, ये बीटा डिग्री, और इससे कंप्लीट थीटा बनता है, तो रिजल्टेंट वैल्यू वी आर टेकिंग R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। पढ़े हैं? नहीं पढ़े सर, ये सब नहीं जानते। चलो मैं आपको इजी बता। वेक्टर क्या डिफाइन करता है? कोई भी चीज यहां से ओरिजिन से निकलना चाहिए। कहां से निकलना चाहिए? ओरिजिन से निकलना चाहिए। अगर ये ओरिजिन से निकल रहा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है A, फिर ये मूव कर रहा है B, तो ये इधर आ जाएगा क्या? C, ठीक है। तो तीनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? किसका डायरेक्शन अपोजिट है? किस सभी का डायरेक्शन अपोजिट है? कैसे? A और B और C का सेम है, A का अलग है। तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर सम B प्लस C इज इक्वल टू A, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं? वेक्टर सम। इसी में जब करंट को पढ़ोगे ना, तब ज्यादा डेप्थ में चले जाओगे। करंट एग्जैक्टली हर जगह पे लिखा हुआ स्केलर, लेकिन करंट एग्जैक्टली क्या है? टेंसर क्वांटिटी। जब पढ़ोगे तब उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक
तो यहां तक समझ में आ गया। चार्ज इज अ स्केलर। कोई अगर पूछेगा कि स्केलर क्यों है तो ये बोलेगा कि डायरेक्शन नहीं है उसका। कि सिंपल क्या बोलेंगे, ये नंबर है यार। चार्ज एग्जैक्टली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। बात समझ में आ रहा है ना। और जो नंबर होता है उसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जिसका मैग्नीट्यूड होता है तो क्या बोलते हैं, स्केलर। अगर इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता तो क्या ये वेक्टर होता। ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड और वो होता तो क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड। अच्छा, अपन तो फिजिक्स में पढ़ते भी है ना कि जो वेक्टर होता है, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। क्या उसके पास मैग्नीट्यूड है, क्या उसके पास डायरेक्शन है। इन दोनों से हम उसको बोल दिए वेक्टर है। नहीं नहीं, वेक्टर सम को भी वो फुलफिल करता है। ठीक है, अगर देखना तो 11वीं क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन घर पे बैठ के भी देख सकते हो उसको, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक, बोलो यस। यहां तक क्लियर है, चीजें क्लियर है यहां तक। तो अब बताओ, चार्ज के जो 3 फंडामेंटल चार्ज का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से हुआ, 2 तरीके से। एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, जिससे पूछूंगा वो बोलना है। मेरे पास एक सब्सटेंस है और उसको मैं पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, तो उसका मास क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं। पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं किसी को और उसको कोई सब्सटेंस उसको पॉजिटिवली चार्ज करें तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज होगा। क्यों, थोड़ी देर पहले पढ़ चुके थे। वेरी गुड। अब कुछ प्रॉपर्टीज है वो याद रखना, जो आप 10th वगैरह में पढ़े होंगे, आपके बोर्ड के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे समझ जाना। ठीक है, चार्ज लाइक मासेस। देखो आपको बताऊं मैं आपको एक और चीज है, एक ये समझते हो इंट्रिंसिक का मतलब। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है। आप एक बात बताओ, आप खाना खाते हो, आप खाना खाते हो ना, एक कोई पूछने की बात है, खाते हैं, सब खाते हैं। तो ये क्या मतलब एक त्योहार के मतलब ऐसा तो नहीं कोई स्पेसिफिक डे पे ही खाते हो कि हर दिन खाते हो। तो ये आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, फैन से हवा आपको फील होता है, तो ये आपका कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आ गया। लेकिन आप मूवी देखने डेली जाते हो क्या, वो आपका एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हो। बात समझ में आया। जो आपके अंदर ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ऐसे होंगे जो आप पहले सुने नहीं होंगे, तो उनको समझो और जहां डाउट लगे पूछना। ठीक है, जैसे देखो अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, मेरे पास एक एप्पल है और एप्पल है बोलूंगा, तो क्या मैं बोलूंगा मेरे पास एक एप्पल है लेकिन उसका मास कुछ भी नहीं है, 0 है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। अरे यार एप्पल है लेकिन मास नहीं है, अरे यार कुछ तो होगा, कुछ तो मास होगा। तो मतलब ये उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है कि एप्पल है, कोई भी सब्सटेंस होगा तो मास तो होगा भैया। ठीक है, वैसे ही अगर कोई भी सब्सटेंस होगा तो चार्ज भी होगा उसके पास। ये उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। अगर मास नेसेसरी है तो चार्ज भी नेसेसरी। इतनी सी बात याद है, क्लियर। तो ऐसा मुंह में पेन डाल के क्यों बैठता है यार, ध्यान से पढ़ता है। अच्छा, पेन डालने से ध्यान से आता है क्या, चल ठीक, डाल ले, 2 पेन डाल ले, क्या दिक्कत है। चार्ज है फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर में ये दोनों प्रॉपर्टी, जिसके पास अपन ये नहीं सोचेंगे कि हर सब्सटेंस के पास चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, चल जाएगा ना, क्योंकि आपके बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, और सैटरडे को जो आपका टेस्ट होगा उसमें सारी चीजें मैं देने वाला हूं। चार्ज कैरीज अ प्रोटॉन पॉजिटिव एंड कैरीज अ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो पता है ना, प्रोटॉन को कैरी कर रहा है तो पॉजिटिव प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा हो तो क्या होगा, नेगेटिव। ये तो कोई कहने वाली बात नहीं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू अदर एंड लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर। ये तो पता है ना, चलो इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। ये लाइक चार्जेस था तो रिपल कर रहा है, लाइक चार्जेस रिपल कर रहा है, अनलाइक चार्जेस से तो क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात, इतना हो गया। अब द फोर्स बिटवीन द चार्ज वेरीज विद द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशंस। देखो याद रखो, अगर मेरे पास 2 चार्ज है, यहां पे Q1 और यहां पे एक चार्ज Q2 है, तो अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, डिपेंड करता नेचर। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल होगा, दोनों नेगेटिव है तो रिपल होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों ही कंडीशंस में फोर्स लग रहा है, दोनों ही कंडीशंस में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। लेकिन ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इनके सेपरेशन पे डिपेंड करता है, इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, वीक होगा या होगा। अगर डिस्टेंस अगर कम होगा तो क्या होगा, फोर्स का वैल्यू
बढ़ेगा। तो ये वही चीज को डिफाइन करता है, द फोर्स बिटवीन द चार्ज वेरीज, चेंज होता है। ऐसा नहीं कि दो चार्ज है इसके बीच 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहां पे रखो या थोड़ी देर के बाद क्या कर दो, डिस्टेंस बढ़ा दो, तब भी 10 न्यूटन की फोर्स लगेगा, जरूरी नहीं है। ये वेरी करता है ड्यू टू डिस्टेंसेस, सेपरेशन, किसके बेसिस पे, सेपरेशन बेसिस पे। ये क्लियर है। और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में, चैप्टर में ही है हमारा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। अभी फंडामेंटल प्रॉपर्टी में बताऊंगा इसको। कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे नहीं पढ़े, 10th 9th से पढ़ते हुए 8th से पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। और क्यों होता है अभी थोड़ी देर में इसका प्रॉपर्टीज में और पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब समझते हो, क्वांटाइज का मतलब क्या, ये क्वांटाइज जो वर्ड है फिजिक्स में क्यों आया पता है? चलो देख लेंगे अभी, इसका डिस्कशन है, इन दोनों का डेप्थ डीप में डिस्कशन है और आपके बोर्ड में आता है, इसका क्वेश्चन देगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब ये आप पता है एडिशन कितने टाइप का होता है, 3 तरीके का अपन एडिशन यूज करते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक सम, एक होता है अर्थमेटिक सम और एक होता है वेक्टर सम। एक क्या होता है अर्थमेटिक सम, एल्जेब्रिक सम और क्या होता है वेक्टर सम। और ये किसको डिफाइन करता है, ये एल्जेब्रिक सम को डिफाइन करता है। ये एल्जेब्रिक सम क्या है, जो आप दुकान में खरीदने जाते हो ना, मैं आपको 10 रुपए दिया बदले में 5 रुपए दो, प्लस माइनस जो करते हो उसी को एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। उसी सम को ये क्या करता है, डिफाइन करता है। कौन, चार्ज। ठीक, आगे पढ़ेंगे इसको, नेचर में पढ़ेंगे भी, है ना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, किसी को जानता है इनवेरिएंट? मान लो ना मेरे पास, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास एक मास है 10 kg का, कितना, ठीक है। अब अगर इसको ना मैं लेके दौड़ता हूं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके दौड़ता हूं, तो क्या इसका मास चेंज होगा कि वो वही रहेगा? चेंज होगा क्या? अरे सिंपल सी बात है ना यार। अभी मेरे हाथ में ये है ना, मान लो कि 50 ग्राम का, मैं इसको लेके एकदम स्पीड दौड़ता हूं, तो क्या इसका मास कम हो जाएगा? इतना ही रहेगा। कॉमन सेंस की बात है ना, फालतू पागल बना रहे हैं। लेकिन बेटे याद रखना, फंडामेंटल 2 प्रॉपर्टीज होता है हर मटेरियल के अंदर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास है और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या, चार्ज है। लेकिन चार्ज क्या करता है, स्पीड के साथ वेरी करता है। एक अलग बात है कि आपकी 11th अच्छी नहीं है, अगर पढ़े होते तो ये सारी चीजें आप पढ़ते, ठीक है। आप एक क्वांटम फिजिक्स का वर्ड का नाम सुनेंगे, उसी में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। इसको मैं आपको पूरा अभी की क्लास में दिखा दूंगा मैं, और प्रूव कर दूंगा कि एग्जैक्टली कोई सब्सटेंस होता है ना, अगर उसको अपन एक स्पेसिफिक स्पीड से लेके दौड़ेंगे तो उसका मास कम होता है और बढ़ता भी है। बात समझ में आया? कभी नहीं सोचे थे ना, जनरली होता ही नहीं सोचेंगे, लेकिन मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसके 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मास और चार्ज। तो मास तो चेंज हो रहा है, तो चार्ज को भी चेंज होना चाहिए, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता है। इसी चेंज ना होने के प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको लेके दौड़ोगे ना, उसके मास, उसका मतलब उसके जो वैल्यू है, वैल्यू में कोई चेंज ना आए, तो वो क्या, इनवेरिएंट हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? तो इस वर्ड का मीनिंग हमेशा याद रखना। तो देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन। किस पे डिपेंड नहीं करता? मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी और द ऑब्जर्व द मैथमेटिकली। इसको देख लेना, ठीक है। चार्ज रेस्ट, चार्ज मोशन। चार्ज जितना रेस्ट में है उतना ही क्या होगा, मोशन में होगा। अगर मान लो कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, मैं बोलूंगा इसके पास +10 कूलम का चार्ज है जब ये रेस्ट में था, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा कि ये मूव कर रहा है, तब भी इस पर क्या होगा, +10 कूलम का ही होगा, ठीक है, जब ये क्या कर रहा होगा, मोशन में होगा या मूव कर रहा होगा। तो इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज। ठीक, पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में, सारी चीजें पढ़ के ही आना भैया, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, किस शेप पे अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज को दे रहे हैं। जैसे मैं आपको 2 तरीके का बताता हूं, ये अभी पढ़ लोगे तो आगे की क्लासेस में काम आएगा। चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम शेप ऑफ द कर्व्ड सरफेस देन द फ्लैट सरफेस। मैं आपको चीजें समझाता हूं। अब अगर मान लो ना ऐसा करके, ये दिखा एक शेप है और ये इसको देख लो, ये कोम शेप में, कोम समझते हो ना, कंघी शेप में। मान लो कि इसको मैंने क्या किया, 1000 चार्जेस दिए। कितने दिए? 1000 चार्ज दिए। तो 1000 चार्ज क्या होगा पता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज कॉल्ड बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किए ना, इसका शेप क्या था, यूनिफॉर्म था, तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या इसका शेप यूनिफॉर्म नहीं है क्या? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा,
मतलब थोड़ा सा है ना यार, मिल रहा है ना, ठीक है ना। तो इसमें चार्ज जब दूंगा तो क्या वो वैसे 1000 डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि अलग होगा? मतलब इस जगह पे ज्यादा आएगा और इस जगह पे कम आएगा, या उस जगह पे ज्यादा होगा इस जगह पे कम होगा। कभी कंघी देखे हो ना, लोहे की कंघी पकड़ना और शॉर्ट करो, प्रैक्टिकल मत करना, ठीक है। तो आप देखना कि जो चार्ज की जो डेंसिटी होती है ना, वो कर्व सरफेस पे क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अगर 1000 चार्ज देंगे ना, हो सकता है कि 200 यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और टोटल 800 कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां पे होगा। मतलब जहां पे क्या होता, थिन होता, मतलब जहां पे कैसा होंगे, कॉर्नर होंगे ना, जहां पे कर्व सरफेस होगा, वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, चार्ज वहां पे ज्यादा डेंस होते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे होता है? द चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एज द शॉर्टली कर्व द सरफेस ऑफ द फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस से इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे दो एग्जांपल भी बता रहे हैं, देख लो। इंसुलेटेड है, दोनों इंसुलेटेड स्टैंड है। नहीं तो अभी आप पूछोगे कि चार्ज अर्थ में क्यों नहीं गया, अगर ये इंसुलेटेड नहीं होता, ये जो पिलर है ना, ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब लकड़ी उकड़ी के ऊपर रख दी, ठीक है। और ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, तो क्या दोनों का शेप सेम है क्या अलग अलग है? तो अब मैंने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। अब ये मत सोचना कि सर अंदर क्यों है बाहर क्यों नहीं हुआ, तो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये एग्जैक्टली जाएगा कहां, बाहर। और इसको देख लो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसके सरफेस पे होगा, फ्लैट सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस होगा। अब इसमें देख लो, चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा, ये जो कर्व है ना, वहां पे डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस। क्लियर है इतनी सी बात? तो सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर और स्फीयर शेप, सुन जानते हो क्या होता है? चलो अब ये चीजें आपके काम की है, थोड़ा इसको समझ लो। थोड़ा सा डेप्थ में लेके जा रहा हूं। कंपैरिजन, हम जानते हैं कि किसी मटेरियल का दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, चार्ज और मास। तो इन दोनों का कंपैरिजन आपको देख लेना चाहिए। वी आर फैमिलियर विद द रोल ऑफ द मास ऑफ द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में पढ़ा है ना मास, नहीं पढ़ा है क्या? क्या होता है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, 11th में पढ़ा है। एग्जैक्टली उस चैप्टर को हमको पढ़ने की जरूरत क्या थी पता? चैप्टर को हम पढ़ते क्यों? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन डिफाइन किसको करता है? अट्रैक्शन। क्या इस यूनिवर्स, वो ग्रेविटेशन ये बोलता है ना कि इस यूनिवर्स में जितने मास है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या ये फैन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है क्या? तो गलत बात है ना। कर तो रहा है लेकिन उसका फोर्स क्या है? नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि यूनिवर्स में टोटल 4 टाइप के फोर्सेस हैं। सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और उसका रीजन भी ये है ना कि दो आप फोर्स पढ़े होंगे तो जी पढ़े होंगे ना, m1 m2 बाय क्या था, r स्क्वायर। ये जो g है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। 6.67 10 टू द पावर -11 होता है। ये इतना ज्यादा कम कर देता है ना फोर्स को कि उसको अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक। तो याद रखो कंपैरिजन द फोर्स। तो अपन दो चीजों के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशन में मास को तो हम पढ़ चुके हैं, और जस्ट हम स्टडी किसमें करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं एक टेबल दिखा रहा हूं जिसमें कंपैरिजन है। मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अगर ऑब्जेक्ट को लेके दौड़ोगे तो मास चेंज होगा। तो देखो ये हिंदी वालों के लिए, इसको आप नोटिस नहीं करना। यहां पे देखना, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। बात समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जीरो चार्ज का मीन क्या होगा? वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं। लेकिन क्या मास जीरो हो सकता है क्या? तो याद रखना, मास बॉडी इज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सबको क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट, चार्ज कैरीज अ बॉडी डज नॉट डिपेंड, ये इनवेरिएंट होता है। इस क्या होता है? ये इनवेरिएंट। लेकिन ये फार्मूला याद रख, ये फार्मूला कैसे आप डिस्क्राइब करोगे मैं बता दूं। एम नॉट, ठीक है। भारी तो नहीं लग रहा ना? देखो ये कोई सब्सटेंस है जिसका इनिशियल मास है, ये इसका क्या इनिशियल मास है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ये है, मतलब 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से बंदा दौड़ रहा हो। अब अगर इसको रख के कैलकुलेशन करोगे ना, तो अब जो मास आ रहा पहले के मास से चेंज आएगा। तो मतलब एग्जैक्टली मास चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गया? क्वांटम फिजिक्स वगैरह में आप बहुत डेप्थ में पढ़ोगे। और चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज। कहने का मतलब, अगर मेरे पास अगर चार्ज का बंडल आता है, मेरे पास अगर बोलूंगा एक चार्ज का बंडल है और उस बंडल को मैं तोड़ूंगा ना, तो सारे चार्ज जो होंगे ना इक्वल पार्ट्स में टूटेंगे, वो क्वांटाइज्ड है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मेरे पास एक पत्थर है और उस पत्थर को आप तोड़ोगे ना, तो सारे एक जैसे टूटेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास एट द इस्टेब्लिश्ड। समझ में आ गया मेरी बात? मतलब ये क्वांटाइज्ड होता है और ये क्वांटाइज्ड नहीं होता है, इसको स्मॉलेस्ट पार्ट में नहीं जा सकते। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ये कंजर्व नहीं होता है। द फोर्स बिटवीन द चार्ज आर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है, और जबकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्यों अट्रैक्शन होता है? क्योंकि मास है, मास के लिए ग्रेविटेशन तो हम पढ़े है ना कि दो सब्सटेंस आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपल नहीं करता, लेकिन ये अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों शो करता है। इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर? अभी जो पढ़े उसका एमसीक्यूज हो, तो तैयार हो एमसीक्यू के लिए कि एक बार रिकैप की जरूरत है? जरूरत नहीं है ना? क्लियर है? क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। अब बताओ, सिंपल ना, ऑप्शन बी होगा ना? वेरी गुड। चार्ज डेंसिटी इज एट द शेपली कर्व सरफेस देन द फ्लैट सरफेस। मिनिमम, सेम, मैक्सिमम, सुपर। क्या बात, ठीक है। अब बातें हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो अभी तक वो क्लियर हो गया, उसका नोट्स बड़े अच्छे से बना लेना। जब टेस्ट होगा उसी दिन आपका कॉपी भी चेक करेंगे। अब ये आपको लग रहा होगा कि सर कॉपी क्यों चेक करेंगे, स्कूल थोड़ी है कि कॉपी चेक करोगे, लग रहा होगा ना? तो ऐसा है ना बेटे कि हम सिर्फ रिजल्ट देंगे इस बार, ठीक है, और रिजल्ट हमको अच्छा चाहिए। और जो हमारे फ्लो में नहीं दौड़ पाएगा उसको 2-3 टेस्ट के बाद अपन वैसे ही निकाल देंगे क्लास से, ठीक है। तो आपको यहाँ पढ़ना है तो पूरा ध्यान से पढ़ना और रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, ठीक। तो इस बात को थोड़ा सा प्रिसाइजली लेना दोस्त, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग किए हैं तो कुछ सोच के किए हैं। ये तो कमाने के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं किए हैं कि बच्चे आएंगे पढ़ाएंगे और उससे कमाएंगे, तो कुछ चीजों को सोच के किए हैं। तो आपको बिल्कुल प्रिसाइजली पढ़ना पड़ेगा और बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। मैंने बोला था ना कि आपको क्लास 1 घंटे का जो क्लास है वो एग्जैक्टली 2 घंटे के क्लास के बराबर होगा। अभी लिखने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला ना, ये सारा चीज का नोट्स आपको दोनों मिल जाएगा। ये नोट्स भी आपको मिलेगा जो इसमें बताया ना, जितनी सारी चीजें, ये नोट्स भी आपको मिलेगा और वो नोट्स भी मिलेगा जो आप पीडीएफ में देख रहे हो, ठीक है। तो ये कि नोट्स को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, हम 3 प्रॉपर्टीज पे ज्यादा हम बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। वी हैव सीन that there are two types of the charge, namely positive and negative charge. Effect tend the cancel to each other. पता ही है ना? चलो, the size of the charge body is very small as compared to the discharge. पता है इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? सेकेंड लाइन को देखो अच्छे से। The sizes of the charged bodies are very small as compared to the डिस्टेंस बिटवीन देम देन द पॉइंट चार्ज। इसका मतलब समझो। अब अगर मैं बोलूंगा कि एक चार्ज है मेरे पास, ठीक है, ये चार्ज कितने कूलम का है, मान लो कि 2 कूलम का। कितने कूलम का? 2 कूलम। और एक और चार्ज है, ये भी कितने कूलम का? 2 कूलम का। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये 1 मीटर था, मान लो कि 1 मीटर, ठीक है। अब इन्हीं दोनों चार्ज को मैं ऐसे प्लेस करता हूं, यहां पे और यहां, ठीक है। यहां से मून देखे हो कि दिखता है कि नहीं दिखता? कितना मून कैसा दिखता है? एकदम बड़ा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? कैसा दिखाई देता? छोटा क्यों दिखाई देता? क्योंकि वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता? पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अभी पास था तो ठीक था। अब क्या होगा? 2 कूलम, अभी भी 2 कूलम है, अभी भी 2 कूलम है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना बढ़ गया 100 मीटर। अब दोनों का जो वैल्यू है उसके कंपेयर में दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पॉइंट, ऐसे चार्ज को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस। बात समझ में आ गया? दूर से किसी को देखो कोई पॉइंट शेप में दिखाई देता है क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आ गया। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमेशा मेजर करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो आज के बाद कभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो समझ जाना कि फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब दूसरी चीज को भी लेंगे टेस्ट चार्जेस के लिए। ऑल चार्जेस कंटेन द बॉडी ऑफ अज्यूम्ड, पढ़ लिया करो, क्या कॉन्सेंट्रेट द पॉइंट ऑफ द शेप। ये सब उतना मजेदार नहीं है। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज 3 पढ़ते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड होता है हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों कब पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों ही पूरा क्लास खा जाएंगे, ठीक है। बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले। तो अभी के लिए बस इतना ही था, ठीक है। ये टाइम जम जाएगा ना 8 से 9, दूर तो नहीं पड़ेगा तुम लोग, ठीक है, डन। अभी के लिए बस इतना ही। और इसका वीडियो तो अभी अपलोड हो जाएगा उसमें, ऐप में।
केमिस्ट्री का नहीं आया था कल यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिला अपलोड करने के लिए। अभी कर दे रहा हूँ, अभी कर दे रहा हूँ। कल केमिस्ट्री क्लास लगी थी? ठीक है, मैं करवा दे रहा हूँ अभी।